जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए, कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे सबसे पहले हम लोग उनका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि दशावतार जो मंदिर है ये आपको किस राज्य में मिलेगा। तो दशावतार मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। मिस यूनिवर्स 2019 की बात करते हैं तो ये थी आपकी जोजी बिनी टुंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से थी, और टोनी एन सिंह ये थी मिस वर्ल्ड थी टोनी एन सिंह जो कि थी जमैका देश से। हिंदी में 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मिला था आपके कवि नंद किशोर आचार्य को। किसे? नंद किशोर आचार्य को 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भक्ता परबा उत्सव की बात करते हैं तो ये उत्सव मनाया जाता है झारखंड राज्य में। कहाँ पर होता है? झारखंड राज्य में ये मनाया जाता है। और हैदराबाद शहर की बात करते हैं तो ये तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है और कुतुब अली शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाकी ये जो प्रश्न थे मैं आपको बता चुका हूँ, सारे CHSL के प्रश्न हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं संभवतः किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे वीडियो से ना रहा हो। उसके अलावा आप जितने भी प्रश्न देखेंगे वह सारे मेरे ही वीडियो से रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस बार जो CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 2019 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2019 के जो आखिरी के 3-4 महीने हैं वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी तक क्या ट्रेंड था कि जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते थे उनमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्रश्न आते थे वह पिछले 6 महीने के होते थे। लेकिन ऐसा CHSL में देखने को मिल रहा है कि जो आपके प्रश्न हैं वह पिछले 1 साल के हैं, और 1 साल में भी अगर आप लोग जाएंगे तो शुरुआत के 1 साल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो 1 साल का जो करंट अफेयर है वह आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। उसके लिए आप मेरी PDF ले सकते हैं, यानी कि कई सारी PDF तो आपको फ्री में मिल जाएंगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज शाम को हम लोग शिखर सम्मेलन जो भी अभी तक हुए हैं या जो भी आयोजित होने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की, तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो मानकीकरण का महत्व होता है उसके बारे में वैश्विक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानकीकरण का मतलब है कि जो हमारी किसी चीज़ को लेकर के विशेषताएं होती हैं या जो भी उसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं उन सभी के अनुसार कार्य करना। तो इसी के बारे में जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। ये इस बार की थीम है, यानी कि जो भी हमारे ग्रह है या हमारा प्लैनेट है उसका संरक्षण हमें मानकों के आधार पर करना है। अक्टूबर 2020 में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत इसमें रहा है 58 पोजीशन पर, यानी कि 58वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स इसमें किस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो आपको याद होगा जनवरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इस बात को मेजर किया जाता है कि किसी देश का जो पासपोर्ट है वह कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पटक रहे हैं, इस टाइप से चेक करना। स्ट्रांग होने का मतलब यहाँ पर है कि उस पासपोर्ट की कितने देशों में ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता है, यानी कि कितने देशों में आप उस पासपोर्ट के माध्यम से
बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं, या आप जैसे पहुंचेंगे वहां पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो जब हेनले और पार्टनर्स वाली रिपोर्ट आई थी तो उसमें भारत का स्थान था 84वां, लेकिन वो रिपोर्ट आई थी जनवरी में। अब इसको अपडेट किया है कोविड-19 के बाद में ऑर्टन ने, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप 52 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या फिर बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत है 58 पोजीशन पर, और यहाँ पर न्यूजीलैंड रहा है पहले स्थान पर, जापान चला गया है दूसरे स्थान पर, और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान और इराक की, तो ये 75वें स्थान के साथ आखिरी पायदान पर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप 129 देशों में जा सकते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनसे 128 देशों में जाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप अन्य देशों की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान और इराक ये दोनों सबसे निचले पायदान पर रहे थे, यानी कि इनके यहाँ का अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप 31 देशों में इस प्रकार की यात्रा कर सकते हैं। अक्टूबर 2020 में FATF ने किस देश को इन्हांस्ड फॉलो अप सूची में रखा है? तो यहाँ पर रखा गया है पाकिस्तान देश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए FATF के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। तो G7 समूह के जो हमारे देश हैं उनके द्वारा वर्ष 1989 में जो भी पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाएं होती हैं या फिर जो आतंकवादियों को फंडिंग दी जाती है उसकी रोकथाम के लिए FATF की स्थापना की गई थी 1989 में। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 39, यानी कि 39 देश हैं, और पिछले साल इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर बना था सऊदी अरब। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया FATF पूरी दुनिया में जो भी इस प्रकार के देश हैं वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्य करती है, यानी कि उस क्षेत्र में किसी देश के द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है उस दिशा में काम करती है FATF। तो FATF ने अभी पाकिस्तान को रेगुलर फॉलो अप की सूची से हटा करके इन्हांस फॉलो अप की सूची में रख दिया है। अब ये रखा क्यों गया? क्योंकि FATF के द्वारा दुनिया के जो भी देश इसके सदस्य हैं उन लोगों के लिए कुछ सिफारिशें दी जाती हैं। तो 40 सिफारिशें यहाँ पर दी गई थी पाकिस्तान को, जिसमें से पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ 2 को ही माना गया, और इसी के कारण अब FATF ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हैं उनको रोकने का कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए इसे इन्हांस फॉलो अप लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। अब अगर FATF इस प्रकार से किसी भी देश की जो रेटिंग है उसको गिरा देता है तो जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि हम लोग IMF की बात करते हैं, विश्व बैंक की बात करते हैं, तो इन पार्टिकुलर संस्थाओं के द्वारा उस देश को लोन नहीं मिलता है। तो ये नुकसान होता है जब किसी देश को FATF के द्वारा इस प्रकार की ग्रे सूची या ब्लैक सूची में रखा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये मामला था क्या। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में अपने वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में एक सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं WEF का सम्मेलन, और ये सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है दावोस में। दावोस कहाँ पर है? तो ये आपका है स्विट्जरलैंड में। लेकिन अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये कहा है कि कोविड-19 के कारण अगला जो हमारा सम्मेलन होगा 2021 में उसका आयोजन हम लोग दावोस में नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय करेंगे लुसर्नबर्गेन स्टॉक में। तो ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए कि दावोस के बजाय लुसर्नबर्गेन स्टॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन जनवरी में नहीं होगा, 18 से 21 मई तक इसका आयोजन होगा, और थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इसकी है द ग्रेट रीसेट। और विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में। अध्यक्ष इसके हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो ये अभ्यास आयोजित किया गया महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नौसेना है, जो हमारे तटरक्षक बल हैं, उनके द्वारा कर्नाटक
केरल और लक्षद्वीप में सागर कवच नाम के अभ्यास का आयोजन किया गया था, जो कि जाकर के आपका संपन्न हुआ था केरल के कोच्चि में। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। सुरक्षा कवच जो अभ्यास है ये हमारी सेना ने किया है मुंबई पुलिस के साथ में, कहाँ पर, पुणे में। और जो सागर कवच है ये नौसेना और तटरक्षक बल ने किया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा भारत की इंडिया सैट सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी यहाँ पर नासा के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और नासा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा हमारे देश तमिलनाडु के 3 छात्र हैं और उनके द्वारा एक सैटेलाइट बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया सैट। तो इसे लॉन्च करेगी नासा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी, यानी कि जो हमारा आउटर स्पेस है उससे सिग्नल को इसके माध्यम से रिसीव किया जाएगा और आउटर स्पेस में सिग्नल भेजा जाएगा। और यहाँ पर आपको इस सैटेलाइट के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि इसका आकार बहुत छोटा है, 3 सेंटीमीटर का इसका आकार है और इसका वजन है 64 ग्राम। कितना है? 64 ग्राम। और वर्तमान में ये विश्व की सबसे छोटी और हल्की सैटेलाइट होगी, तो इसीलिए इसका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। नासा की बात करते हैं तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं जिम बिडेन-टीन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय रग्बी टीम की स्पॉन्सरशिप के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रग्बी जो कि एक प्रकार का हमारा खेल है और हमारे देश में जिस प्रकार से बीसीसीआई क्रिकेट का संचालन करती है, एआईएफएफ फुटबॉल का करती है या हॉकी के लिए संस्था है, उसी प्रकार से रग्बी के संचालन के लिए है इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। तो इसी के साथ में उड़ीसा की सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप ले लिया है हमारी राष्ट्रीय रग्बी टीम का। तो स्पॉन्सरशिप का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि उड़ीसा राज्य में, इसके अलावा पूरे देश में रग्बी का जो खेल है इसको और ज़्यादा विकसित किया जाए, यानी कि इसमें लोगों का और इंटरेस्ट हो। और स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत जो हमारी राष्ट्रीय रग्बी की टीम है उसको ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाएगी उड़ीसा के द्वारा, इनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए समझौता किया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है स्पोर्ट्स ये प्रायोरिटी फॉर उड़ीसा। और इनका मुख्य रूप से लक्ष्य है कि जो भी हमारे देश के प्रमुख खेल हैं उन सभी के लिए अपने राज्य में हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बना दें और ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ जो भी हमारे यहाँ पर स्टेडियम है उनको भी हम वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाएं, जिससे उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के जो टूर्नामेंट हैं या खेलों से संबंधित जो टूर्नामेंट हैं उनका आयोजन हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हॉकी विश्व कप था 2018 वाला वो भी हुआ था उड़ीसा में, 2023 वाला भी उड़ीसा में ही होना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये भी आपका उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है या खेलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है उड़ीसा राज्य की सरकार का। भारत पे ने अपने टीवी अभियान टीम भारत पे के लिए कितने क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि 11 क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि आपको क्रिकेटर का नाम वैसे ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखिएगा 11 क्रिकेटर को इन्होंने बनाया है। और भारत पे ये हमारे व्यापारियों के लिए एक डिजिटल लेन देन के लिए फिनटेक कंपनी है। तो बस इतना आप याद रखेंगे इस प्रश्न से कि कुल मिलाकर के 11 क्रिकेटरों को टीबी अभियान टीम भारत पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत पे ने। अर्ली सैलरी ने एनपीसीआई व किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड सॉल्यूशन सैलरी कार्ड को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है रुपे कार्ड के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये कार्ड है क्या, थोड़ा सा आइए समझते हैं। देखिए, जो भी हमारे देश में सैलरीड पर्सन है और जिनका अकाउंट है किसी भी बैंक में, वह इस कार्ड को अवेल कर सकते हैं, यानी कि वह इस कार्ड को ले सकते हैं। अब इस कार्ड में सबसे बेहतर फीचर ये है कि अगर आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक लिमिट देखने को मिलती है। मान लीजिए 50,000 लिमिट है तो इसका मतलब इस कार्ड के माध्यम से आप 50,000 तक का लेन देन कर सकते हैं। 1 लाख की लिमिट है तो 1 लाख का कर सकते हैं। उसी प्रकार से 10 लाख की है तो 10 लाख का खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ये सैलरी कार्ड होगी इसमें जो क्रेडिट की लिमिट है वह डायनामिक होगी, यानी कि जैसी आपकी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से आप इसकी लिमिट को मैनेज कर सकते हैं।
तो ये फीचर मिलेगा इस डायनामिक क्रेडिट कार्ड में, जिसका नाम है सैलरी कार्ड। अब बात करते हैं अर्ली सैलरी की, जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये एक फिनटेक कंपनी है, मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा पुणे में। और NPCI की बात करते हैं, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं अक्षय मेहरोत्रा हैं अर्ली सैलरी के। NPCI के कौन है, इनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। PM नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये संगठन है खाद्य व कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी, यानी कि इस बार का जो 16 अक्टूबर होगा उस दिन पूरा करेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के 75 वर्ष। और इसी के उपलक्ष्य को चिन्हित करने के लिए PM के द्वारा 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। और आपको ध्यान रखना है विश्व खाद्य प्रोग्राम का नाम भी, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम में, और इसे इस वर्ष का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विजय राजे सिंधिया उनके जन्मदिवस के अवसर पर PM के द्वारा एक स्मृति सिक्का जारी किया गया था 100 रुपये का। तो दोनों ध्यान रखिएगा, वो 100 रुपये का था और ये था 75 रुपये का। किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन पहल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य का यहाँ पर लक्ष्य है कि इसके अंतर्गत भुवनेश्वर और पुरी के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोग 24 घंटे स्वच्छ जल की सप्लाई देंगे। तो इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम लोग 2024 तक पूरे भारत में पाइप के माध्यम से जल प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उड़ीसा सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है कि हम लोग मार्च 2022 तक अपने सभी ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार से जल की आपूर्ति करवाएंगे। बाकी उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी भुवनेश्वर में है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, पेप्सिको कंपनी किस राज्य में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना करेगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो मथुरा जिला है वहाँ पर स्थापना की जाएगी। पेप्सिको की बात करते हैं तो यह फूड स्नैक्स बनाने वाली एक कंपनी है अमेरिका की, और इस कंपनी की स्थापना 1920 में हुई थी, यानी कि इस कंपनी ने भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में और CEO हैं रमन लागुवार्ता। तो नाम इनका आपको ध्यान रखना है, इनका नाम कई बार पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा प्रयागराज में और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक संग्रह दिवस मनाया जाता है। एक मिनट, हाँ ध्यान रखिएगा 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक संग्रह दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है, 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इस दिन होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह, और राष्ट्रीय डाक संग्रह दिवस आपका मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। गुजरात राज्य की एक गायिका थी जिनका नाम था कौमुदी मुंशी, और ये नाइटिंगेल ऑफ गुजरात के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो अभी कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। सादिर जापरोव की बात करते हैं तो ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। साई एरवा, इन्हें शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, और शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की बात करते हैं तो 32 वर्ष से कम आयु के ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने गणित के क्षेत्र में कोई कार्य किया होता है उनको पुरस्कार मिलता है साई एरवा। और मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा वहाँ की बंचरा और कंजर समुदायों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि आप देखेंगे
कि मध्य प्रदेश में जो बंजारा और कंजर समुदाय के लोग हैं, ये पहली बात तो मुख्य धारा में नहीं है, यानी कि समाज के अन्य समुदाय के लोगों के साथ में उतने ज़्यादा मिले जुले नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों में आप पाएंगे कि आपराधिक प्रवृत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनकी ये पहल है कि हम लोग इन समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ें। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।